स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक व कमेंट करें और शेयर करो। गौतम, एपिसोड 26। अरे, क्या हुआ? रोशनी के दो थप्पड़ बहुत स्पष्ट थे। इसने न केवल ड्रैगन और टाइगर भाइयों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया, बल्कि उसने देखने वाली भीड़ को भी चौंका दिया। क्या रोशनी उस विकास को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या भाई रोशनी की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? यह क्या स्थिति है और रोशनी ने भाइयों को क्यों मारा? वह यहाँ तक कि विकास की परवाह करती दिख रही थी और इसने सभी के दिमाग को पूरी तरह से उलझा दिया। तुम क्या देख रहे हो? देखने के लिए क्या है? अगर तुम देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। ठीक उसी समय रोशनी अचानक पलट गई। उसके खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती अब वहां नहीं थी और उसकी आंखों की जोड़ी ने दो ठंडी किरणें निकाली, जिससे भीड़ पूरी तरह से डर गई। ओए, क्या तुम ठीक हो? भीड़ को डराने के बाद रोशनी विकास की ओर चली गई। मैं ठीक हूँ, यह कुछ भी नहीं है। विकास खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों से अपने होठों पर लगे खून को पोंछा। एक छोटा सा काटने का घाव भी दिखाई दिया। तुम कमीने! उस पल रोशनी को अचानक समझ आ गया। वह हमलों से खून नहीं थूक रहा था, यह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए अभिनय कर रहा था। और वह अभिनय इतना वास्तविक था कि उसने उसे धोखा भी दिया। उस समय, उस पल, रोशनी वास्तव में कूदना चाहती थी और विकास के चेहरे को तब तक खरोंचना चाहती थी जब तक कि वह फूलों से भर न जाए, लेकिन वह अभी भी उसे फंसाना चाहती थी, इसलिए उसने सहन किया। वह मुड़ी, भाइयों को देखा और फिर कहा, मेरे पीछे आओ। उसके बाद वह जल्दी से आसपास की भीड़ से बाहर चली गई। हम्फ! उस पल ड्रैगन और टाइगर भाई गुस्से से भरे हुए थे। आप इसे जो भी कहें, वे अभी भी आंतरिक अदालत में प्रसिद्ध लोग थे और भीड़ के सामने रोशनी के थप्पड़ के बाद उनके चेहरे अस्तित्वहीन थे। लेकिन रोशनी की स्थिति के कारण उन्होंने रोशनी को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। उनकी ताकत भी उससे बहुत दूर थी। इसलिए अंत में वे केवल ठंडी सांस ले सकते थे और आज्ञाकारी रूप से उनका अनुसरण कर सकते थे। एक खाली जगह पर पहुंचने के बाद जहां कोई लोग नहीं थे, रोशनी ने आह भरी और माफी मांगते हुए कहा, अभी के लिए माफ करें, बस इतना है कि विकास के पास अपने विशेष क्षेत्र हैं। मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है, इसलिए हम उसे नाराज नहीं कर सकते। रोशनी भाइयों को बताना चाहती थी कि विकास के पास आत्मिक शक्ति थी और उसने संभवतः रहस्यमय तकनीकों में साधना की थी, लेकिन यह विचार करने के बाद कि वे विकास के रहस्य थे, उसने पूरी तरह से सच नहीं कहा। रोशनी की बातें सुनकर भाइयों ने एक ही समय में गहराई से सोचा। रोशनी की अच्छी छाप पाने के लिए उस विकास ने कहाँ महारत हासिल की। और रोशनी और दोनों भाइयों के चले जाने के बाद चू फैन बहुत ऊब गया था। इसलिए उसने अपने कपड़े ठीक किए और भीड़ से बाहर निकल गया। वह किसी भी अनावश्यक परेशानी को आकर्षित नहीं करना चाहता था। चू वेई, वह था। ठीक उसी समय भीड़ से 10 लोग बाहर निकले। वे चू वेई, चू जेन और अन्य थे। उनके 2 बैग भरे हुए थे और यह कहा जा सकता था कि उनके पास बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन वे केवल निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवा थी। उन्होंने अभी जो दृश्य देखा उसे भी देखा और उस पल वे बहुत आश्चर्यचकित थे। ऐसा लग रहा था कि विंग्स एलायंस द्वारा चू फैन को आमंत्रित किया जाना केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि वास्तव में एक स्पष्ट संबंध था। आपने यह भी सुना है कि इस साल के इनरकोर्ट शिष्य परीक्षा में एक भयंकर व्यक्ति था जिसने अकेले ही 40 भयंकर जानवरों को मार डाला था, है ना? कुछ सोचने के बाद चू वेई ने अपना मुंह खोला। बेशक हमने इसके बारे में सुना है। वह आदमी वास्तव में मजबूत था और वह एक ऐसा चरित्र है जिसकी इनरकोर्ट में गर्मजोशी से चर्चा होती है। लेकिन उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह कौन है। जब हर कोई उस व्यक्ति का उल्लेख करता था, तो प्रशंसा का कोई अंत नहीं था। तो अगर विंग्स एलायंस नए शिष्यों के बीच एक नया सदस्य चुन रहा था, तो आपको क्या लगता है कि उनका निमंत्रण का लक्ष्य कौन बनेगा? चू वेई ने पूछा। बेशक यह वही भयंकर व्यक्ति होगा। भीड़ के मन में भी यही विचार थे। चू वेई, क्या तुम्हारा मतलब है? अचानक एक व्यक्ति ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। आखिरकार आज तक विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित एकमात्र नया शिष्य चू फैन था। लेकिन चू फैन को उनके विचारों में उस मूर्ति जैसे भयंकर व्यक्ति से जोड़ना उनके लिए लगभग असंभव था।
इसलिए यही कारण था कि एक व्यक्ति ने इसे अस्वीकार कर दिया, असंभव। चू फैंग वह भयंकर व्यक्ति कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम सच में चू फैंग को समझते हो? एसियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करने के बाद से तुमने केवल चू फैंग को चिढ़ाया है क्योंकि वह आंतरिक प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसकी असली ताकत को कौन जान सकता है? उद्धरण चिन्ह। हम। चू वेई के शब्दों के साथ हर कोई चुप हो गया और कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि उसके शब्द सत्य थे। जब से वे छोटे थे तब से वे चू फैंग को नीची नजर से देखते थे और महसूस करते थे कि वह चू परिवार का हिस्सा नहीं है। फिर भी उसने चू परिवार का हिस्सा होने का खिताब लटकाया और उन्होंने उसे बेशर्म के रूप में देखा। चू फैंग को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने के अलावा कोई भी उसे सही मायने में नहीं जानता था। मैं चू वेई के शब्दों से सहमत हूँ। ठीक उसी समय चुप चू जेंग ने आखिरकार कहा, हम सभी ने चू फैंग को कम आंका और इस वजह से मेरे भाई चू चेंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब चू फैंग को अपमानित नहीं करेंगे, वरना आपको निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। ऐसा कहने के बाद चू जेंग पहले चले गए। चू वेई और अन्य लोग भी गहरी सोच में डूब गए क्योंकि उन्हें भी पता था कि चू चेंग ने आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार में भाग क्यों नहीं लिया। सड़क पर कुछ जल्दी करने के बाद चू फैंग आखिरकार आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत से बाहर निकल गया और प्रवेश द्वार पर चौक पर पहुंच गया। उस समय वहां पहले से ही बड़ी संख्या में आंतरिक दरबार के शिष्य एकत्र थे। बहुत से लोगों की फसल विकास नहीं थी और चौक बहुत चहल पहल भरा था क्योंकि लोग आध्यात्मिक औषधि पर्वत में होने वाली दिलचस्प चीजों के बारे में बात कर रहे थे। विकास एक जानी पहचानी आवाज आए और सुनीता का मैदान पास से उसे देख रहा था। सुनीता के समूह में 11 लोग थे और सुनीता और 2 अन्य राठौर परिवार के सदस्यों के अलावा बाकी लोग वे लोग थे जो बाद में राठौर गठबंधन में शामिल हुए थे। वे लोग विकास के प्रति बहुत विनम्र थे, इसलिए विकास का उन पर प्रभाव बुरा नहीं था। चूंकि उसने उन्हें देखा था, स्वाभाविक रूप से वह उनके पास गया और उनका अभिवादन किया। ओह, विकास की फसल खराब नहीं है, आपको वास्तव में 2 पूरे बैग मिले हैं। हाँ, यह काफी प्रभावशाली है कि एक व्यक्ति को हम सभी से अधिक मिला। हमें नहीं पता था कि कौन सी आध्यात्मिक दवाएं थी, इसलिए दिखावे के लिए हमारे पास यहाँ कुछ खरपतवार हैं। हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही विकास करीब आया, राठौर परिवार के 2 अन्य सदस्य विकास के बैग पर व्यंग्यात्मक ढंग से बोल रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि विकास अकेले ही उनमें से 11 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता है। यह देखकर सुनीता डांटना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने भी नहीं दिया। विकास ने पहले कहा, सुनीता, तुम आत्मा के क्षेत्र के 5वें स्तर तक लगभग पहुंच ही जाओगी, है न? इसे छोटे भाई के सम्मान के रूप में लो। विकास ने ऐसा कहते हुए अपना हाथ अपने बैग में डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसमें से आध्यात्मिक दवाइयों का एक गुच्छा भी निकला और उसने उन सभी को सुनीता की बाहों में भर दिया। सुनीता, मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगी। सुनीता विकास की अचानक हरकतों से दंग रह गई। जब वह होश में आई तो विकास पहले ही बहुत दूर जा चुका था। वह केवल यह देख सकती थी कि उसके आसपास के लोग आश्चर्यजनक रूप से उसकी बाहों को देख रहे थे और उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। उसने नीचे देखा और तुरंत सुनीता स्तब्ध रह गई। उसकी बाहों में 13 लाल आध्यात्मिक दवाइयां थीं। वे कम गुणवत्ता वाली ग्राउंड स्पिरिट ग्रास नहीं थीं। वे मध्यम गुणवत्ता वाले आकाशीय आत्मा घास थे। विकास के बैग के बारे में सोचते हुए कोई भी शांत नहीं रह सकता था, जो संभवतः इन आकाशीय आत्मा घासों से भरा हुआ था। बेशक अगर उन्हें पता होता कि विकास के दूसरे बैग में संत आत्मा घास भरी हुई थी, तो कई लोगों के मन में मरने के विचार भी आते। गौतम। एपिसोड 27। सुनीता, ऐसा लगता है कि आपकी फसल खराब नहीं है। राकेश की आवाज आई और उसका समूह भी धीरे धीरे वहां आ गया। तुम लोग गए और आकाशीय आत्मा घास का शिकार किया और तुम्हें बहुत सारे मिल भी गए। जब राकेश और अन्य लोग आए और सुनीता की बाहों में आकाशीय आत्मा घास को देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। एक आकाशीय आत्मा घास की कीमत 20 ग्राउंड स्पिरिट घास के बराबर थी। इसलिए सुनीता की बाहों में 13 आकाशीय आत्मा घास पहले से ही राकेश और अन्य लोगों की हर चीज से ज्यादा कीमती थी। नहीं, ये हमारे द्वारा शिकार नहीं की गई थी, ये मुझे विकास ने दी थी। सुनीता ने ऐसा कहते हुए उसने 13 आकाशीय आत्मा घास को अपनी कमर के पस में ठूंस लिया।
जब उसने ऐसा किया तो लगभग सभी लोग प्रशंसा से लथपथ हो गए, खासकर वे दो लोग जिन्होंने पहले विकास को अपमानित किया था। वे तोफू की टक्कर से मरने का भी साहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी विकास को उकसाना ऐसा था जैसे दो तांबे के सिक्कों वाले भिखारी अपनी कमर पर हजारों सिक्कों वाले अमीर व्यक्ति के सामने अपनी संपत्ति का बखान कर रहे हों। यह बेहद हास्यास्पद था। सुनीता, तुम कह रहे हो कि ये तुम्हें विकास ने दिए थे, क्या यह संभव है कि? राकेश और अन्य लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उन्हें अचानक विकास के बैग याद आ गए जो बेहद भरे हुए थे। राकेश, सुनीता, कुछ हुआ? विकास है। उस समय राकेश और अन्य लोग तेजी से भागे और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। राकेश, क्या हुआ? क्या विकास ने तुम्हें धमकाया? उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने राकेश की शक्ल देखी जो ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो और बिट्टू के पैर में चोटें भी थीं, राठौर एलायंस के सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने यह भी सोचा कि यह विकास ही था जिसने सुनीता और अन्य लोगों को धमकाया था। और जब सुनीता ने उन घटनाओं का वर्णन किया जो घटित हुई तो सभी चुप हो गए। सुनीता ने जो कहा उसके अनुसार उसे बचाने के लिए विकास को 3 लेवल 5 स्पिरिट क्षेत्र विशेषज्ञों ने घेर लिया और हमला कर दिया। उसे खतरे में होना चाहिए था और अगर वह मरता भी नहीं तो वह अपंग हो जाता। लेकिन उन्होंने अभी अभी विकास को देखा। न केवल उसे खरोंच तक नहीं आई थी बल्कि वह पूरी तरह से जीवंत था। वह घायल व्यक्ति की तरह कैसे दिख रहा था? और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि विकास लेवल 5 स्पिरिट क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों के खिलाफ हार नहीं सकता था, या कम से कम वह सब कुछ बरकरार रखते हुए पीछे हट सकता था। विकास में इतनी ताकत कैसे थी? वे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे क्योंकि जैसे जैसे वे सोचते गए वे और अधिक डर गए। सुनीता, तुमने कहा कि विकास ठीक है? सुनीता ने भावनाओं से भरे चेहरे के साथ पूछा और साथ ही उसे लगा कि यह अकल्पनीय था। ममम, विकास ठीक है। हमने अभी उसे देखा है। सुनीता ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है। विकास ठीक है, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। सिसकी। उसकी अत्यधिक खुशी तुरंत दुख में बदल गई और सुनीता ने खुद को सुनीता की बाहों में फेंक दिया, यह कहते हुए रोया, सुनीता, मैं गलत था, हम गलत थे, केवल तुम सही थे। विकास हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारे राठौर परिवार में सबसे बहादुर है। अगर विकास नहीं होता तो मैं। सिसकी। उस दृश्य का सामना करते हुए सुनीता को और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सुनीता ने वास्तव में विकास को एक अलग तरीके से देखा था। ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में विकास को गलत तरीके से देखा है। राकेश ने आह भरी और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी। सुनीता के अनुभव को जानते हुए हर कोई विकास को एक अलग तरीके से देखता था। उस समय मार्शल स्किल बिल्डिंग के मास्टर किरण और कई बुजुर्ग वहां एकत्र हुए। वे भौहें सिकोड़ते हुए 3 शिष्यों की लाशों को देख रहे थे, लेकिन अपनी स्थिति के कारण वे केवल देख सकते थे और बोलने का अधिकार नहीं रखते थे, क्योंकि उन लाशों के बगल में एक सफेद लबादा पहने व्यक्ति ध्यान से देख रहा था। वह व्यक्ति एज़्योर ड्रैगन स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ तक मुख्य बुजुर्गों को भी उसके आसपास सावधान रहना पड़ता था। उस व्यक्ति का सफेद लबादा बहुत खास था क्योंकि यह अजीब निशानों और विशेष पैटर्न से भरा था। सफेद लबादा बहुत बड़ा भी था। इसने न केवल व्यक्ति के कपड़ों को छुपाया बल्कि उसके चेहरे को भी छुपाया और पूरे व्यक्ति को कसकर ढक दिया। इतने सालों के बाद वह आखिरकार फिर से प्रकट हुआ है। अंत में सफेद लबादे से एक बूढ़ी आवाज आई, एल्डर झूगे, आप कह रहे हैं यह 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान है? किरण ने ऊपर जाकर पूछा, यह 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के अलावा और क्या हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। आप आंतरिक दरबार के बुजुर्ग वास्तव में अपने कर्तव्यों की बहुत उपेक्षा करते हैं। आप केवल 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के प्रकट होने के बाद ही रिपोर्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सभी ने बहुत सी चीजों में देरी की है? उद्धरण चिन्ह। बस चावल की बाल्टियों का एक गुच्छा। आप सभी कचरा हैं, मुझे आपकी क्या जरूरत है? किरण के सवाल के बाद सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति की गुस्से भरी डांट आई। हर कोई उस व्यक्ति के गुस्से को महसूस कर सकता था। उस डांट के बाद बुजुर्ग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके जाने के बाद सभी ने आराम किया और गहरी सांस छोड़ी।
उस व्यक्ति के सामने वे वास्तव में गहरी सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाए और किसी ने भी किरण की तरह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। यह बूढ़ा आदमी, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? यह 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान पहले से ही एक भ्रम की तरह था और यहाँ तक कि उसके द्वारा स्थापित किए गए मंत्र भी इसका पता नहीं लगा सके। हमें कैसे पता चलेगा कि यह कब प्रकट होगा? किरण ने गुस्से में कहा। थोड़ा शांत रहो। हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए इस व्यक्ति को पाना वाकई बहुत मुश्किल था। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ तक कि संप्रदाय के मुखिया को भी बेहद सम्मानजनक होना पड़ा। हम वाकई इस व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकते। ओमकार ने जाकर किरण को मना किया और उसे डर था कि वह उस सफेद लबादे वाले बूढ़े को नाराज कर देगी। मैं देख रहा हूँ कि वह सिर्फ बेवजह एजियो ड्रैगन स्कूल में शामिल हुआ है। 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के खजाने की खोज करना उसका असली लक्ष्य होगा। किरण ने ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ी और उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में खजाने हैं, लेकिन वे केवल अफवाहें थीं। आज जो कोई भी अंदर जाएगा उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह सच है या झूठ। 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान को पहले से ही एक खतरे वाली जगह के रूप में देखा जाता है और हर कोई इस बारे में चिंतित है। अगर जुगे इस 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान को तोड़ सकता है तो क्या होगा अगर खजाने उसे दे दिए जाए? उद्धरण चिन्ह। बस डर है कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। किरण ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। लड़की, एक वाक्य कम बोलो। जिद्दी किरण का सामना करते हुए ओमकार स्पष्ट रूप से असहाय था। यह सही है, क्या विंग्स एलायंस ने उस लड़के को आमंत्रित किया था? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने वास्तव में मेरे सिर में दर्द पैदा कर दिया है। मैंने रोशनी को यह कहते हुए सुना कि उसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। विकास का जिक्र करते ही किरण ने आह भरी। ओह! ओमकार थोड़ा विचलित हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और कहा, यह लड़का काफी दिलचस्प है। विकास अपने निवास पर लौट आया और सबसे पहले उसने आराम से स्नान किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और रास्ते में प्रवेश करने से पहले विकास का चेहरा बहुत बदल गया। यह है। अपनी छाती को देखते हुए विकास की निगाहें टिमटिमा गईं और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। वे विकास की त्वचा में इधर उधर घूम रहे थे और यह बेहद भयावह था। विकास ने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और अपनी छाती को कुछ बार जोर से रगड़ा और अजीब पैटर्न को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कोई विकास नहीं। वे प्रतीक उसकी त्वचा के नीचे रह रहे थे और उसके पास उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं था। उन घने प्रतीकों को देखकर जो उसकी अपनी त्वचा में आगे पीछे तैर रहे थे। विकास अतुलनीय रूप से उदास था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि मैं 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के अभिशाप से मुक्त नहीं हुआ हूँ। अचानक विकास राहत में मुस्कुराया। वह जानता था कि यह वह स्मृति चिन्ह था जो 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान ने उसे छोड़ा था। चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी, वर्तमान में वह किसी भी तरह से असहाय था, इसलिए वह इसे केवल भाग्य पर छोड़ सकता था। चूंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, विकास ने अब और सोचने की जहमत नहीं उठाई। बेहतर होगा कि वह दिखावा करे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए वह नहाने चला गया और अपने वर्तमान जीवन का आनंद लिया।